हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सृष्टि झा पे, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज, जो कि एसएसटी पेपर 2 सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो अब तक हमने चंद्रगुप्त को एंड किया था, गुप्त डायनेस्टी को स्टार्ट कर चुके थे, और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा जो कि समुद्रगुप्त है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे और क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो नए साम्राज्य और राज्य की बात हो रही थी, जिसमें हम बात करेंगे आज समुद्रगुप्त की। ये जो समुद्रगुप्त था, ये कौन से वंश का था? ये आपको गुप्त वंश का राजा था। समुद्रगुप्त के बारे में कहां से पता चलता है? उसके दरबारी यानी कि उसके जो कोर्ट पोएट हैं, जिनका नाम है कवि हरिसेन। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर होता है। ये जो समुद्रगुप्त है, ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? नाम के एंड में दिख रहा है आपको गुप्त, यानी कि गुप्ता वंश से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करें इनके दरबारी कवि की, तो उनका नाम है हरिसेन। इन्होंने क्या लिखा था? संस्कृत में कविता लिखी थी, जिससे हमें इनके बारे में पता चला है। ये जो कविता है, ये एक अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन के रूप में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यानी कि अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ है, वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है? ये राजा समुद्रगुप्त है, और ये आपको वीणा बजाते हुए दिख रहे होंगे। यानी कि ये एक ऐसे राजा हैं जो कि अपने आप में एक कवि भी थे। इनको जो है वो गाने का भी शौक था, और ये जो है ये वीणा बजाते हुए भी आपको दिखाई दिए पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। ये जो अभिलेख आपको अभी मिला, ये क्या है? एक विशेष प्रकार का अभिलेख था, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। और इस प्रशस्ति का अगर हम मतलब बताएं संस्कृत में, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा। तो यानी कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये जो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं, जो कि इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। इसमें इस प्रशस्ति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है तारीफ करना। यानी कि जो दरबारी होते थे, वो अपने राजा की तारीफ में इस तरह की प्रशस्ति लिखा करते थे। पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, वीणा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। यानी कि जो ये राजा समुद्रगुप्त थे, इनको क्या था? वीणा भी बजाना आता था। पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। ये जो प्रयाग है, ये इलाहाबाद का ओल्डेस्ट नेम है। अब देखिए, वही घूम घूम के पुरानी चीजें सामने आ रही है। अभी भी अगर हम इलाहाबाद का नाम रिनेम कर दिया गया, और अब इलाहाबाद को क्या कहते हैं? अब हम इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जबकि प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम भी था। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना, ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी कि ये जो गुप्त वंश था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जिसमें सबसे पहला आता है इलाहाबाद, दूसरा है उज्जैन, और तीसरा है पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। ये चंद्रगुप्त जो थे, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि जो है वो धारण की थी। अब राजा क्या करते थे? अपने अपने टाइटल्स जो थे वो लगाते थे। तो जो चंद्रगुप्त थे, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने ये महाराजाधिराज यानी कि महाराजाओं के भी महाराजा जैसी उपाधि धारण की थी। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। ये समुद्र के बारे में हमें उनके शासकों, जैसे कि समुद्रगुप्त का बेटा कौन होगा? चंद्रगुप्त सेकंड, की वंशावली से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे। समुद्रगुप्त अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, और इसी के दरबार में आपको कालिदास जैसे महान कवि और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और शून्य दिया जब भारत ने, मतलब जब शून्य दिया आर्यभट्ट ने दुनिया को, तब गिनती आई। यानी कि शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया। ये भी बताया कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खास खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉट्स भी थे। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गुप्त वंश के जो शासक हैं, इनके बारे में हमें कहां से पता चलता है? जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं और सिक्कों से हमें इनके बारे में पता चलता है। पॉइंट नंबर 9 को देखेंगे। ये जो राजा हर्षवर्धन है, इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। यानी कि हर्षवर्धन की बात करें, इनके शासन की बात करें, तो लगभग 14 ईयर्स पहले इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और इनके जो दरबारी कवि हैं, उनका नाम है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दरबारी है, जो कि किसके राज्य में आते हैं? राजा हर्षवर्धन के राज्य में ये आते हैं। और बाणभट्ट ने ही क्या लिखा था? हर्षचरित, जो कि क्या है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। पॉइंट नंबर 10 को देखेंगे।
चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम था श्वेन त्सांग, ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए हर्ष के कोर्ट में रहे थे। इसके अलावा हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो है वो थानासर के राजा बने थे। यानी कि इनके पहले इनके फादर थे यहाँ के राजा, उसके बाद इनके ब्रदर थे, और अब जब इन दोनों की डेथ हो गई उसके बाद हर्षवर्धन को राजा बनाया गया था। और कहाँ के राजा थे ये? थानेसर के राजा थे। पॉइंट नंबर 11 को देखेंगे। हर्ष के जो बहनोई थे यानी कि बहन के पति, वो कहाँ के रूलर थे? कन्नौज के। और जब बंगाल के शासक ने इनके बहनोई को मार दिया तो उन्होंने क्या किया? कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी अटैक कर दिया। डायग्राम में देख सकते हैं राजा हर्षवर्धन है जो कि एक बहुत ही बहादुर और हिंदू शासक थे। पॉइंट नंबर 12 को देखेंगे। हर्ष ने जब नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड ने इनको रोक दिया। पॉइंट नंबर 13 को देखेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे, तो वो थे, पहला तो पल्लव डायनेस्टी है और दूसरा है चालुक्य। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं? ये दोनों के दोनों हमारे दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के अंदर आते हैं। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। यानी कि पल्लवों का जो राज्य था, उनका जो एरिया था, पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम, और इनका जो एरिया है वो कावेरी से लेकर डेल्टा नदी तक फैला हुआ था। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। चालुक्यों का जो राज्य है वो कहां से कहां तक है? डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये चालुक्य है। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है। यानी कि मान लीजिए ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा है, इसके बीच का जो एरिया है ये किसका है? ये चालुक्य का है। और चालुक्य की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एहोल। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको पेन डाउन कर लेना है आपने। यह एक इम्पॉर्टेंट व्यापारी केंद्र भी था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। तो एहोल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। एक तो ये चालुक्य की राजधानी है, इसके अलावा ये एक व्यापारिक यानी कि यहाँ पे ट्रेड्स होते थे, व्यापार होते थे, और धीरे धीरे ये एक रिलीजियस सेंटर यानी कि धार्मिक केंद्र भी बन गया। पल्लव और चालुक्य दोनों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। यानी कि दोनों ही साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस शासक थे और एक दूसरे पे अटैक करते थे। मेनली ये एक दूसरे की कैपिटल को निशाना बनाया जाता था और जो समृद्ध शहर थे उसको ये निशाना बनाते थे। पॉइंट नंबर 16 देखेंगे। ये जो पुलकेशिन सेकंड है ये चालुक्य के सबसे फेमस राजा थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि पुलकेशिन जो सेकंड है वो कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं, तो बता देना है आपने, ये चालुक्य राजवंश के थे। इसके अलावा उनके जो दरबारी कवि यानी कि इनके जो कोर्ट पोएट हैं उनका नाम है रवि कीर्ति। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने भी एक प्रशस्ति लिखी थी अपने राजा के लिए जिससे हमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता चला है। यानी कि सोर्स जो है, स्रोत्र, चाहे वो अभिलेख हो चाहे या फिर वो कोई पत्र हो या जो भी हमें जो या फिर हमें जिस तरीके के जो अवशेष मिलते हैं उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि पहले के टाइम पे कौन से राजा या कौन से राज्य एग्जिस्ट करते थे। पॉइंट नंबर 17 को देखेंगे। पुलकेशिन सेकंड को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। यानी कि पुलकेशिन से सेकंड से पहले कौन थे? उसके चाचा थे। उसके बाद फिर किसको मिला था? पुलकेशिन सेकंड को मिला था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम जो कि राजधानी थी की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। देखेंगे पॉइंट नंबर 18 की तरफ। ये पल्लवों और चालुक्यों की आपसी लड़ाई के कारण ये जो है ये क्या हो गया? कमजोर हो गए और राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने इन्हें समाप्त कर दिया। तो क्रमबद्ध तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं पल्लवास और साथ के साथ कौन है इनके? चालुक्याज। ये क्या है? एक दूसरे के समकालीन है। फिर ये इन दोनों में लड़ाइयां हो गई और ये दोनों क्या हो गए? कमजोर हो गए। और फिर राजवंश किसके हाथ में आता है? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी यानी कि राष्ट्रकूटा राजवंश और चोलाज ने मिलके दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 19 की तरफ। ये जो हरिसेन है ये अपने पापा की तरह ही क्या थे? दंड नायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी, एक तरीके से जज भी कह सकते हैं आप।
कुछ जो पोस्ट थे वो उस टाइम पे भी क्या थे, अनुवांशिक थे, यानी कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा, या फिर जो जज का बेटा है वो जज बनेगा। पॉइंट नंबर 20 को देखेंगे। व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता कौन होता था, जो मेन शिल्पकार होता था या फिर जो प्रधान जैसे लोग थे। पॉइंट नंबर 21 देखेंगे। सेना नायकों को नियमित वेतन ना देकर बदले में उन्हें क्या दी जाती थी, जमीन यानी कि लैंड भूमि दी जाती थी, और इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते थे, सामंत कहते थे। जहां भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत क्या करते थे, स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे 22 हमारे स्क्रीन पे। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसको क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। यानी कि जिस एरिया के जो लैंड ओनर हैं वो ब्राह्मण्स नहीं थे, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे एक सभा होती थी जिसको उड़ कहा जाता है। और ये नगरम क्या है, ये जो नगरम है ये ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के संगठन यानी कि ग्रुप्स का नाम था। जैसे ग्रुप बनाते थे जिसमें डिस्कस करते थे चीजें। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे और बात करेंगे मुस्लिम की शुरुआत, यानी कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत कैसे होती है। लगभग 1400 साल पहले ये जो पैगंबर मोहम्मद थे, इन्होंने क्या किया था, अरब के अंदर इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। सबसे पहला, मुस्लिम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले हुई, 1400 साल पहले। किसने किया, पैगंबर मोहम्मद ने। कहाँ किया भाई, अरब में किया। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वपरि माना। जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है, जीसस सर्वपरि है, वैसे ही क्या है, मुस्लिम धर्म में जो अल्लाह है उनको सर्वपरि यानी कि सबसे ऊपर रखा गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे 25 अपने स्क्रीन पे। दिल्ली अगर आप कभी गए होगे कुतुब मीनार देखने, तो आपने इस लोहे की बड़ी सी ये जो पोल है इसको जरूर देखा होगा। कहाँ पड़ता है ये भाई, तो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के ही प्रांगण यानी कि परिसर में ये जो लोहे का स्तंभ है ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो पहला पॉइंट कि ये लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, बता देना है आपने कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो वो आपकी दिल्ली में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई है इसकी, तो ऊंचाई आपको 7.2 मीटर देखने को मिलेगा। और अगर इसके वेट यानी कि वजन की बात करूं तो 3 टन से भी ज्यादा इसका वजन है। बात करूं इसके निर्माण की तो लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और इसका निर्माण कराया किसने था, गुप्त शासक चंद्र नामक राजा ने किया था। और इसकी क्या खासियत है भाई, तो इसमें इतने साल बाद अभी भी जंग नहीं लगा है। हम कहते हैं ना लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टन है जिसमें आज तक आपको जंग देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 26 की बात करें और बात करें स्तूपाज यानी कि स्तूप की, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ यानी कि स्तूप की मीनिंग क्या होती है, तो स्तूप को हम टीला कहते हैं। और ये अलग अलग शेप्स के होते हैं। कभी ये आपको गोल दिखाई देंगे इस तरीके से, कभी आपको लंबे दिखाई देंगे, कभी बहुत बड़े दिखाई देंगे, या फिर कभी बहुत ही छोटे दिखाई देंगे। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा स्तूपाज यानी कि स्तूप है, और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है, ये देख सकते हैं। ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि साइड साइड आप क्या कर सको, आप इसके चारों ओर परिक्रमा कर सको। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिख रही है बाउंड्री डायग्राम के अंदर, जब आप जैसे मंदिर में क्या करते हैं, चारों तरफ हम घूमते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा कहना यानी कि प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वेदिका कहेंगे। और इसी वेदिका में ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये एंट्री गेट बना है जो कि इसमें प्रवेश द्वार बने होते थे। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट
शासन काल है। तो हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 29 की तरफ। ये जो रेलिंग तथा तोरण, ये प्रायः क्या होते थे? मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यानी कि इसमें बहुत सुंदर, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए मूर्ति बनी हुई है डेकोरेट करने के लिए। इसके अलावा मंदिर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। वो बिल्कुल बीच वाला, सेंटर वाला हिस्सा जहाँ पे क्या होता है, जो मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे। गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता है? उसको एक ऊंचाई पे बनाया। जैसे कोई भी मंदिर जाते हैं आप, तो बिल्कुल ऊंचाई पे आप देखेंगे भगवान को ऊंचाई पे स्थित है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसको जो है पवित्र और ऊंचा स्थान दिया जा सके। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? शिखर यानी कि टॉप के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे और बात करेंगे महाबलीपुरम की। तो महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म कहा गया है। यानी कि एक सिंपल पहाड़ी थी, पहाड़ जो छोटा सा होता है, इसी को तराश करके क्या, इसको काट पीट करके मंदिर का शेप दिया गया है, इसलिए इसको एकाश्म यानी कि एक ही पत्थर से को ब्रेक करके उसको शेप देके बनाया गया, तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं? एकाश्म कहते हैं। 32 की बात करें पॉइंट नंबर। मंदिर में क्या होता है? मंडप नाम की एक जगह होती है, और ये क्या होता है? एक सभागार, यानी कि एक तरीके की आप कह सकते हो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते नहीं है बैठने के लिए या फिर भजन कीर्तन करने के लिए, पाठ करने के लिए, जहाँ पे लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, शांति से बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उड़ीसा का जो जैन मठ है, ये भी क्या किया गया है? एक पहाड़ी को खोदकर 2 फ्लोर का मंजिल बना लिया। सोचो कितने टैलेंटेड लोग थे। पॉइंट नंबर 33 को देखेंगे। ये जो अजंता की गुफाएं, यानी कि बात करेंगे अजंता केव्स की, तो ये क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थी। अब ये विहार क्या है भाई? जहाँ पे मान लो बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? ट्रेवल करते थे एक स्थान से दूसरी जगह, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो इनके लिए जो रेस्ट रूम बनाया गया था उसको हम विहाराज यानी कि विहारा के नाम से जानते हैं। इसमें से कुछ को तो चित्रों यानी कि पेंटिंग्स के द्वारा डेकोरेट भी किया गया था, और ये इतने कलरफुल हैं कि 1500 साल बाद भी इनकी चमक एकदम बरकरार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, यानी कि वो पेंट नहीं किया गया था आज का पेंटिंग कलर, पौधों और खनिजों यानी कि मिनरल से बनाए गए थे। लेकिन इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं, किसी को नहीं पता ये किसने बनाए थे। पॉइंट नंबर 34 को देखेंगे। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिल्पदिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पेन डाउन कर लेना आप सभी ने। ये जो शिल्पदिकारम है, इनकी एक रचना है, यानी कि इनकी एक कृति है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो शिल्पदिकारम है, इसकी रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने किया था। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि इलांगो की किताब का नाम क्या है, तो बता देना आपने शिल्पदिकारम, या फिर शिल्पदिकारम की रचना किसने की? तो इलांगो नामक कवि ने की। और इसमें क्या है? कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी इसमें बताई गई है। पॉइंट नंबर 35 की बात करें। तमिल का ही एक महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलाई। इसको करीब 1400 साल पहले किसने लिखा था भाई? सतनार द्वारा लिखा गया था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है। मणिमेखलाई का लेखक कौन है? तो बता देना है आपने, सतनार है। इसमें क्या है? वो जो कोवलन है, जो नाविक था, व्यापारी था, और माधवी की बेटी की कहानी है। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे। कालिदास, डायग्राम में देख सकते हैं कालिदास जो कि संस्कृत के एक बहुत ही विज्ञान थे, ये कवि थे, बहुत ही महात्म। इनकी बात करूं तो ये क्या थे? इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, यानी कि इनका जो भी काव्य होता था वो संस्कृत भाषा में लिखते थे। पॉइंट नंबर 37 की बात करेंगे और चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ जिसको हम पुराण कहते हैं। पुराण की, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहते नहीं ये पुरान हो गया, मतलब ये क्या है? ओल्ड हो गया, प्राचीन हो गया, ठीक है।
तो पुराणों में किन किन देवी देवताओं की चर्चा की गई है? तो पुराण में आपको विष्णु की चर्चा देखने को मिलेगी, माँ दुर्गा की चर्चा देखने को मिलेगी, माँ पार्वती की चर्चा देखने को मिलेगी। अब बात करें स्त्रियों और शूद्र, जो कि लास्ट कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण को सुन सकते थे। यानी कि पुराण में ऐसा नहीं था कि इसको स्त्रियां नहीं सुनेंगी या फिर वेद, ये जो शूद्र लोग हैं ये नहीं सुनेंगे, जबकि वेद में ऐसा था। पॉइंट नंबर 37 की बात करें, 2 संस्कृत महाकाव्य अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। ये क्या है? हिंदू धर्म की एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है। बात करेंगे महाभारत की, डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है? ये वेद व्यास ऋषि हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं ये, और एक मतलब क्या करते थे, इनको पहले से ही चीजें जो है वो पता चल जाता था। तो पुराण और महाभारत, ये महाभारत जो है इतनी बड़ी कहानी, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बहुत ही फेमस ऋषि जिसका नाम है वेद व्यास ने। तो पुराण और महाभारत दोनों के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं वेद व्यास को। जबकि बात करूं रामायण की, तो इन रामायण को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो पुराण और महाभारत दोनों किसने लिखा है? वेद व्यास ने। वही पॉइंट नंबर 39 में मैंने बताया कि रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं, और ये ऋषि वाल्मीकि हैं। डायग्राम की हेल्प से आप इनको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 40 की बात करें, जातक कथाएं, जिसको हम जातक टेल्स के नाम से जानते हैं, तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। यानी कि अजंता की जो चित्र होते थे या फिर जो स्तूपास के रेलिंग्स होते थे, उसमें क्या दिखाया जाता था? ये जातक कथाएं की चित्र दिखाए जाते थे। वहीं बात करें मध्य भारत यानी कि मिड इंडिया की, तो मिड इंडिया में भरहूद के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर इसको उकेरे यानी कि डिजाइन बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 41 की बात करेंगे आर्यभट्ट, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर लिया है। तो गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन थे। शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। शून्य का आविष्कार इन्होंने ही, आर्यभट्ट ने किया था। इसके अलावा ये एक एस्ट्रोनॉट भी थे। इन्होंने क्या किया था? आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और इस आर्यभट्टियम की भाषा क्या है? ऑफ कोर्स कवि हैं, ये महान कवि हैं, और पहले के टाइम पे कवियों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। अपनी धुरी मतलब रोटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि जब अर्थ रोटेट करती है तभी क्या होता है? दिन और रात। ये किसने बताया? ये भी महान खगोल शास्त्र जिनका नाम है आर्यभट्ट। पॉइंट नंबर 42 की बात करें, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों ने अडॉप्ट किया और तब पूरे यूरोप में भी फैल गई। यानी कि शून्य का आविष्कार हमारे भारत में हुआ, उसके बाद अरब ने इसको अडॉप्ट किया और फिर पूरे यूरोप में इसका प्रचार प्रसार हुआ। पॉइंट नंबर 43 को देखेंगे। ये जो रोम के निवासी हैं भाई, ये बिना जीरो का यूज किए काउंटिंग कर लेते थे। बताओ कैसी काउंटिंग करते होंगे। पॉइंट नंबर 44 के देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कागज, पेपर, जो कि आज हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। भाई पेपर नहीं होंगे तो किताबें कैसे छपेंगी? इसका जो आविष्कार है, इन्वेंट है, ये 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने, पेन डाउन कर ले इसका नाम, लून ने आविष्कार किया है। और कहाँ पे किया है? चाइना के अंदर। वहीं बात करें पॉइंट नंबर 45 की, तो कागज बनाने की जो टेक्निक्स है वो बहुत साल तक गुप्त रखा गया, सीक्रेट रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कहाँ पहुंची? कोरिया। और फिर उसके 4 साल यानी कि 1800 साल बाद फिर ये बगदाद, और फिर बगदाद से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई। ये देख सकते हैं ये क्या है? कागज बनाने की टेक्निक है, जो कि चाइना का एक पर्सन इसको कर रहा है। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। और शिखर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई शिखर बनाया जाता है ताकि वो थोड़ा ऊंचा हो सके, और फिर यहाँ क्या करेंगे? मूर्ति को स्टेब्लिश करेंगे। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे। गर्भगृह में क्या किया जाता है? देवी देवता की मूर्ति स्थापना की जाती है, और मंडप यानी कि जिसको हम मंडपम भी कहते हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। पॉइंट नंबर
48 की बात करें, ये प्रदक्षिणा पथ, ये क्या है? अभी बताया था मैंने आपको जस्ट कि ये क्या होता है, चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है। और स्तूप का निर्माण लगभग कब हुआ था? 2300 साल पहले। वहीं बात करें अमरावती की तो 2000 साल पहले इसका निर्माण हुआ। बात करेंगे कालिदास की, तो कालिदास का टाइम देखे तो लगभग 1600 साल पहले थे। और गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य, ये लगभग 2500 साल पहले बसा था। और आज के अंतिम पॉइंट पे रोशनी डालें, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, जो कि क्या है, हमारे भारत की आन बान और शान है। इसका आरंभ जो है वो लगभग 8000 साल पहले हुआ था। इसी के साथ आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आगे मैं आप सभी के लिए ऐसी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगी। इससे आपका क्या होगा, पूरा NCERT रिवाइज हो जाएगा। तो आगे की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब